Hello everyone and welcome to the one shot lecture for unit 2 of web technology. Subject code is BCS 502. So let's start this unit. This unit is completely based on CSS, so we will be covering with the help of कोड। इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि एक्चुअली व्हाट इज CSS एंड हम इसे यूज क्यों करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा दैट टू बिल्ड अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी वेबसाइट of any web page we use HTML। बट उस स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर स्टाइल देने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? CSS की। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये एक स्टाइलिंग शीट की तरह काम करता है हमारे पूरे HTML कोड को एक स्टाइल देने के लिए। तो पहले हम ये बात करते हैं कि एक्चुअली ये कितने टाइप का होता है। तो वही हमने पहला अपना HTML का बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे लिखा है। मेटा टैग का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे डेटा ऑफ डेटा का यूज़ किया है। टाइटल टैग में हमने इस वेब पेज का टाइटल दे दिया है। और यहाँ देखिए हमने अगर हम हेड टैग में CSS को इंक्लूड करना चाहते हैं देन विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग वी कैन यूज़ दैट। स्टाइल टैग की मदद से यदि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं इंटरनल CSS। अब इसके अंदर की स्टाइलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे बट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द होल स्ट्रक्चर। ये हो गया CSS का पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है एक्सटर्नल CSS लिंक की। यदि हम सारा अपना जो स्टाइलिंग है वो एक जगह पर परफॉर्म नहीं कर सकते इनसाइड एनी HTML डॉक्यूमेंट, सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट दैट स्टाइल इन अ सेपरेट शीट। और उस शीट को हम अपने HTML डॉक्यूमेंट फाइल से लिंक कर सकते हैं बाय यूजिंग द लिंक टैग। यहाँ पे एक लिंक टैग का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स आते हैं दैट इज रेल एंड HREF। रेल मतलब उसका रिलेशन क्या है दैट इज स्टाइल शीट है। एंड HREF मतलब उसका हमें पूरा एड्रेस देना पड़ता है, नाम देना पड़ता है दैट स्टाइल्स डॉट CSS हमारी एक शीट होने वाली है। तो अगर हम इस तरह से स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है। और अगर हम इनलाइन CSS देते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी हमारे HTML डॉक्यूमेंट के टैग्स हैं उसके अंदर ही हम स्टाइल प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाती है हमारी इनलाइन CSS। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H1 टैग के अंदर ही हमने एक स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करा और उसमें हमने डिफाइन कर दिया कि इस टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए। तो ये चीज होती है हमारी इनलाइन CSS। ये होती है हमारी तीन टाइप की CSS। इनका एक बार कोड भी हम देख लेते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे आप देखिए दिस इज अ हेडिंग विन इनलाइन CSS। यहाँ पे हमने बोला था कि जो H1 टैग के अंदर की जो ये जो टेक्स्ट है इसको हम रेड कलर से मार्क कर दे तो यहाँ पे वो रेड हो चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज ये दिस पैराग्राफ इज स्टाइल्ड विद द इंटरनल CSS। और इंटरनल CSS से जो हमने करा था कि इस पैराग्राफ का कलर आप ग्रीन कर दीजिए, तो वो चीज हम यहाँ पे करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हम स्टाइलिंग बेसिकली कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट में हमारा कोई टैग है H1। अगर हम उस H1 की स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इनसाइड स्टाइल टैग अगर इंटरनल CSS यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे H1 और उसके बाद वी विल प्रोवाइड दिस कर्ली ब्रेसेस। इन कर्ली ब्रेसेस को प्रोवाइड करने के बाद उसके अंदर आप जो भी स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं आप वो मेंशन करेंगे कि इस H1 टेक्स्ट का कलर ब्लू होना चाहिए। आप इसके अंदर और भी स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक वी कैन प्रोवाइड बैकग्राउंड कलर शुड बी एक्वा। तो अगर ये चीज़ हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन द आउटपुट ऑल्सो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे एक्वा हो गया है। ठीक है। उसके बाद ऐसे तो हम इसकी स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर विच यू ऑल नो कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर टैग की स्टाइलिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। Like you can see here, in another HTML file, I have created a paragraph text। यहाँ पे एक पैराग्राफ लाइन लिखी हुई है और इस पैराग्राफ पे मैं कुछ स्टाइलिंग प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सो इन दिस वे आई विल प्रोवाइड द स्टाइलिंग। अभी केवल इंटरनल CSS को लेकर ही हम स्टाइलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन आप एक्सटर्नल CSS को भी लिंक टैग की मदद से सेम स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। देयर विल बी नो चेंज इन द फॉर्मेट। तो यहीं से समझते हैं पैराग्राफ में मतलब P टैग के अंदर जितना भी कंटेंट है उस पे हम फॉन्ट फैमिली ये अप्लाई करेंगे एरियल और सैंस सेरिफ। इसका मतलब क्या है कि अगर तो हमारे सिस्टम में एरियल प्रेजेंट है
फॉन्ट का जो फैमिली है, अगर वो प्रेजेंट है तो यही अप्लाई हो जाएगा, और अगर ये नहीं है तो इसके ऑल्टरनेटिव में जितने भी आप ऑप्शंस रखना चाहते हैं आप वो रखते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। फॉन्ट साइज यानी ये जो फॉन्ट है इसका साइज कितना होगा, इसका कलर क्या हम देना चाहेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करी हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉन्ट की बेसिक स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे फॉन्ट की उसी टाइप से यहाँ पे आ गया है कि उसका कलर ब्लू हो गया है। बैकग्राउंड कलर भी हमने सेट करा था पूरी बॉडी पे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉडी टैग को हमने यहाँ पे स्टाइलिंग करा था बैकग्राउंड कलर में, तो यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर भी यहाँ डिस्प्ले हो गया है। उसके बाद H1 टैग जो था हमारा, उसको हमने ये 3 एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करे थे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर मीन्स वो अपनी अलाइनमेंट को क्या कर देगा, सेंटर में कर देगा। H1 टैग पे भी हमने सर्टेन स्टाइलिंग प्रोवाइड करी थी अपनी हेडिंग पे कि उसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाना चाहिए। उसका ट्रांसफॉर्मेशन टू अपर केस यानी जितने भी लोअर केस लेटर हैं वो अपर केस में ट्रांसफॉर्म हो जाने चाहिए। और टेक्स्ट डेकोरेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जनरली जब हमें अपने टेक्स्ट के नीचे कोई अंडरलाइन चाहिए होती है, या पहले से अंडरलाइन अगर है तो उसको हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को नन सेट कर देते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। इसका एक बार आउटपुट देख लीजिए, तो ये CSS प्रॉपर्टीज में आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इनटू कैपिटल लेटर्स हो गया है अपर केस में, और यहाँ पे एक अंडरलाइन आ चुकी है। ठीक है। सो दीज आर द जस्ट द इंट्रोडक्शन फॉर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन CSS की। एलिमेंट CSS में बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई करते हैं पेज की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक div टैग का इस्तेमाल करा है। div इज बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड इज अ टाइप ऑफ कंटेनर जो कि एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। जब हम कह रहे हैं कि div एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो आप जैसा इस आउटपुट में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक div का कंटेनर बनाया है, उसको मैंने ब्लॉक एलिमेंट कहा है। मतलब अगर मैं एक दूसरा div बनाऊंगा तो वो हमेशा एक नेक्स्ट लाइन में आएगा, उसी सेम लाइन में नहीं आएगा। यदि कोई कंटेनर बनाने के बाद वो सेम लाइन में ही आ जाता है, अगर ये दूसरा कंटेनर इसी के बराबर में यहाँ आता, तो मैं कहता कि ये एक ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये एक इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि इसने बिल्कुल भी स्पेस मतलब छोड़ा नहीं। लेकिन अगर ये स्पेस पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरी विड्थ का स्पेस ले रहा है, तो देन आई विल से दैट इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इमेज टैग हो गया, एंकर टैग हो गया, जो कि हमारे लिंक को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है HTML में। तो ये सारे एग्जांपल है लिंक टैग के, दैट इज इनलाइन टैग के। लेकिन अगर आपको इस्तेमाल करना है ब्लॉक एलिमेंट, तो उसके लिए वेरियस एग्जांपल्स हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमने देखा आज, div। ठीक है। सो ये एक चीज़ है। यहाँ पे div पे स्टाइलिंग की गई है, उसकी आप विड्थ दे सकते हैं कितनी होनी चाहिए पिक्सल्स में, px माने पिक्सल्स। हाइट दे सकते हैं आप, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन और बॉर्डर भी आप इसका सेट कर सकते हैं। बॉर्डर का एट्रीब्यूट आप इसमें 3 पैरामीटर्स आप रखेंगे। पहला, उसकी विड्थ कितनी होगी, तो वी हैव मेंशन 2 पिक्सल। वो विड्थ कैसी होगी, डॉटेड होगी, सॉलिड होगी, तो वी हैव मेंशन सॉलिड होनी चाहिए। और फिर उस बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे div की वही हमारे बॉर्डर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई हैं। अब हमने जैसा पिछली वीडियो में देखा अनऑर्डर्ड लिस्ट का और टेबल का फॉर्मेटिंग इन HTML, ऐसे ही अब हम उनकी स्टाइलिंग पे वर्क करेंगे यूजिंग द CSS। तो यहाँ पे मैंने HTML की बॉडी में यहाँ पे दो चीज़ें बनाई हैं। पहला एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और दूसरा एक टेबल है। अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्टाइलिंग पे देख लेते हैं। तो UL में मैंने एक स्टाइलिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी है कि लिस्ट स्टाइल टाइप। जैसा कि आप देख रहे थे कि जब भी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे थे, तब वो एक सर्कल डॉट से रिप्रेजेंट हो रही थी सारी आइटम्स। लेकिन अगर हम चाहते हैं वो डॉट ना बने, वो कुछ और शेप बने, तो वी कैन मेंशन फ्रॉम हियर आल्सो कि वो सर्कल हो। लेकिन हमें चाहिए अब वो स्क्वायर हो, तो उसको हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं लिस्ट आइटम 1 लिस्ट आइटम 2 के सामने यहाँ पे सर्कल नहीं स्क्वायर बन के आ चुका है। ठीक है। कुछ इसी तरीके से हम टेबल की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे टेबल के अंदर हम टेबल टैग पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, एंड TR TD पे भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले टेबल पे करते हैं। इसमें पहला एट्रीब्यूट मैंने दे रखा है बॉर्डर कोलैप्स इज कोलैप्स। इसका मतलब क्या होता है कि बॉर्डर कोलैप्स का मतलब, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं ये जो लाइंस है इसके बीच में कोई एक एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। जैसे मैं अगर 2 मिनट के लिए इसको यहाँ से हटा देता हूँ
और फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सो यू कैन सी दैट देयर इज अ स्पेस इन बिटवीन ऑल द बॉक्सेस। बट अगर ये चीज़ यहाँ पे दोबारा से आ जाती है, अगर कोलैप्स हो जाता है, तो अब यहाँ बॉक्सेस के बीच में कोई भी अनइवन स्पेस नहीं है। तो ये काम होता है बॉर्डर कोलैप्स का। उसके बाद विड्थ टेबल की आपको कितनी रखनी है, अभी 20% है। अगर मान लीजिए अब 100% कर देते हैं तो इसकी विड्थ पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लेगी और हमें पूरा टेबल भी विजिबल यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हम देख सकते हैं कि इसे 20 ही कर देते हैं अभी फ़िलहाल। और टेबल हेडिंग और टेबल डेटा पर भी कुछ-कुछ स्टाइलिंग्स अप्लाई है कि उसका बॉर्डर भी दे रखा है टेबल का। मान लीजिए कोई और कलर सपोज़ इसे दे देते हैं, मान लीजिए रेड दे दिया हमने आरजीबी, दैट इज़ रेड, ग्रीन और ब्लू से भी पैरामीटर से हम कलर को डिफ़ाइन करते हैं। तो आगे हम कलर में पढ़ेंगे तो देखिए इसका बॉर्डर क्या हो गया, रेड हो गया यहाँ पे। पैडिंग इसकी मैंने 8 पिक्सेल्स दी है, यानी ये टेबल की सब तरफ से मतलब कंटेंट की जो पैडिंग होगी, अभी बॉक्स मॉडल ऑफ सीएसएस में हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे ये चीज़ काम करती है। लेकिन हाँ, यहाँ पैडिंग आ चुकी है इसमें। टेक्स्ट अलाइन सेंटर मतलब टेबल के अंदर जितनी भी बॉक्सेस हैं, उनके अंदर का कंटेंट, जैसे जॉन है तो ये बीच में लिखा होना चाहिए बॉक्स के 25 एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं आईडी की और क्लास की। तो हम स्टाइलिंग को बेसिकली अभी तक आपने क्या देखा कि डॉट मतलब एक होता है कि आप टैग से स्टाइलिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे H1 टैग है तो हम सीधा लिख देते हैं H1 लाइक दिस, वी राइट H1 और यहाँ से हम पूरी स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए H1 टैग को कोई आईडी प्रोवाइड कर रखी है, कोई क्लास प्रोवाइड कर रखी है, तो उससे भी आप स्टाइल को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप क्लास के थ्रू किसी स्टाइलिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं, सो यू विल राइट डॉट और फिर उस क्लास का नाम देंगे और उस क्लास से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा उस पे आपकी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। जैसे हाईलाइट किसकी क्लास है, पी टैग की, तो पी टैग के अंदर जितना भी कंटेंट होगा उस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है उसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया है लाइक दिस। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि क्लास के अलावा हम आईडी के थ्रू स्टाइलिंग को प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे आईडी के लिए हमें डॉट का नहीं बल्कि हैश का इस्तेमाल करना होता है और फिर आप एज यूजुअल सारी स्टाइलिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हैश लगा के भी आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेड हो चुका है। तो ये बात थी क्लास की और आईडिंग की। तो इसे चीज़ को ग्रुप सेलेक्टर्स में काम करते हैं, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स में ये आते हैं कि क्लास के थ्रू, आईडी के थ्रू, है ना, ग्रुपिंग स्टाइल के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं सीएसएस बॉक्स मॉडल की कि बॉक्स मॉडल आखिर है क्या। तो इसके लिए हमने बॉडी टैग में एक div टैग का इस्तेमाल करा है जिसे हमने क्लास दी है बॉक्स और हम बॉक्स पे स्टाइलिंग को अप्लाई करके ये देख रहे हैं कि बॉक्स मॉडल को कैसे हम अप्लाई करते हैं। बट उससे पहले आप इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखकर आपको पता चलेगा कि बेसिकली बॉक्स मॉडल है क्या। तो सबसे अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिखा होता है कंटेंट। कंटेंट के ऊपर क्या आती है, पैडिंग। पैडिंग के बाद क्या आता है, बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद क्या आता है, मार्जिन। मतलब जैसा हमने अभी टेबल में देखा कि कंटेंट था अंदर लिखा हुआ और उसके बाद टेबल का हमने एक बॉर्डर दिया था। अगर मैं पैडिंग की बात करता हूँ तो दैट इज बिटवीन द स्पेस, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जितना स्पेस है उसकी बात अगर मैं कर रहा हूँ तो वो होती है हमारी पैडिंग। लेकिन अगर मैं वहीं मार्जिन की बात करता हूँ तो मतलब वो एक आउटर एरिया है जो बॉर्डर से बाहर का एरिया है और अंदर का स्पेस नहीं बढ़ेगा, तब बढ़ेगा बाहर का स्पेस। सो दैट इज ऑल अबाउट द बॉक्स मॉडल। ये हायरार्की आपको याद होनी चाहिए कि इनर साइड स्पेसिंग इज नोन एज द पैडिंग इनसाइड द बॉर्डर और जो आउटसाइड द बॉर्डर जो स्पेसिंग होती है उसको हम कहते हैं मार्जिन। जैसे ही यहाँ पे बॉक्स पे जो स्टाइलिंग अप्लाई करी हुई है, विड्थ इसकी दे रखी है 200 पिक्सल्स, पैडिंग दे रखी है 20 पिक्सल्स, बॉर्डर दे रखा है, मार्जिन दे रखा है और पैडिंग, तीनों यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। अब इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं। तो सी, ये आपका आउटपुट है जहाँ पे आपका मार्जिन जो है वो मैंने दे रखा था 10 पिक्सल्स। एक बार आप देख लीजिए, मार्जिन जो था वो 10 पिक्सल्स था और पैडिंग जो थी वो 20 पिक्सल्स थी। तो पैडिंग आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर है और ये हमारा कंटेंट है। इसके बीच की स्पेसिंग इज मोर रिलेटिव टू दिस स्पेसिंग, क्योंकि ये वाली स्पेसिंग होती है हमारी मार्जिन की स्पेसिंग और ये जो बॉर्डर और कंटेंट के बीच की स्पेसिंग है दिस इज नोन एज द पैडिंग। तो पैडिंग, मार्जिन हो गया। बैकग्राउंड कलर हमने दे रखा था इसका पर्पल,
तो ये यहाँ पे RGB वैल्यू से यहाँ पे ये सेट हो गया है और इसका बॉर्डर ब्लैक सेट हो गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉक्स मॉडल इन द CSS. Now let us build a basic navigation bar using the following properties जो अभी तक हमने पढ़ी। तो इसमें सबसे पहले हम बॉडी टैग में हमने एक div टैग बना लिया कंटेनर जिसकी हमने एक क्लास दे दी दैट इज navbar और ए टैग की मदद से ए टैग को हम कहते हैं एंकर टैग और ये यूज होता है जब भी हमें अपने HTML वेब पेज में कोई भी एक लिंक प्रोवाइड करनी हो। इसका एट्रीब्यूट हम देते हैं href जिसमें हम अपने लिंक हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगी वो वाला हम यहाँ पे पूरे लिंक डालते हैं उसकी और यहाँ पे एंकर टैग के बीच में हम डालते हैं कि उस लिंक का एज अ टेक्स्ट हमें क्या वेब पेज पर डिस्प्ले होना है तो वो हम यहाँ पे चीज़ डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 एंकर टैग डाले हैं। अब उनकी स्टाइलिंग को हम नैव बार में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो एक हमने यहाँ पे जो क्लास बनाई थी नैव बार उस पे हमने स्टाइलिंग अप्लाई करी है कि नैव बार का जो बैकग्राउंड कलर हो वो दे दिया और ओवरफ्लो हिडन कर दिया। ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये होता है अगर कोई भी कंटेंट हमारा बॉक्स से लीक हो तो वो दोबारा वहां से इनविजिबल हो जाए, वो वहां पे ना दिखे। तो इसलिए हमने यहाँ ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी का यूज करा है। और यहाँ navbar स्पेस ए का मतलब ये है कि हमने div कंटेनर के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं उन पे हमने स्टाइलिंग अप्लाई करी है। Here navbar represent the parent कंटेनर एंड ए रिप्रेजेंट द चाइल्ड कंटेनर। तो स्पेस लगाकर लिखेंगे तो ऐसे स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। इस पे हमने फ्लोट लेफ्ट करा है यानी ए जितने भी एंकर टैग हैं उनका अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट की तरफ हो, वो सेंटर में अलाइन ना हो। डिस्प्ले ब्लॉक करा है मतलब वो सारे एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करें, पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करें। कलर टेक्स्ट कलर उनका वाइट दे दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यानी वर्टिकली वो सेंटर अलाइन हो जाए। दो प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई सेंटर और टेक्स्ट अलाइन। जस्टिफाई सेंटर क्या करती है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करती है चीजों को और टेक्स्ट अलाइन वर्टिकली अलाइन करती है। पैडिंग हमने दी है 14 पिक्सल 20 पिक्सल। पैडिंग को देने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है दैट इज टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। तो यहाँ पे 14 पिक्सल और 20 पिक्सल से हम ये दिखा रहे हैं कि हमने टॉप 14 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है, 20 पिक्सल हमने राइट से दिया हुआ है, लेफ्ट और बॉटम की हमने पैडिंग यहाँ पे नहीं दी हुई है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब कोई भी अंडरलाइन वगैरह किसी भी प्रकार की टेक्स्ट डेकोरेशन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। दूसरा हम होता है एक तरह से एलिमेंट्स की अगर हमें किसी स्पेशल स्टेट पर हमें कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड करनी हो तो हम कोलन की मदद से करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एंकर टैग कोलन हवर यानी कर्सर जब भी एंकर टैग पे हवर करे तब उसका बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए #575757, अदरवाइज वो चेंज नहीं होगा। तो स्पेशल स्टेट्स पर अगर हमें स्टाइलिंग लगानी है किसी भी CSS एलिमेंट की तो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलन। इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि हमारा नेविगेशन बार कैसे बन के आया है। सो यू कैन सी हमारा नेविगेशन बार बिल्कुल बन के तैयार है जहाँ पे होम अबाउट सर्विसेज का सेक्शन है और जब भी कर्सर हम हवर कर रहे हैं किसी भी एंकर टैग के ऊपर तब वो अपना बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है, अदरवाइज वो चेंज नहीं कर रहा। सो इन दिस वे यू कैन डिजाइन अ वेरी सिंपल नेविगेशन बार। नेक्स्ट टॉपिक की यदि हम बात करें तो वो है CSS कलर्स। कलर्स प्रोवाइड करने के कितने तरीके होते हैं हम देखेंगे। बेसिकली 4 तरीके होते हैं, RGB, हेक्स, HSL और HSLA। तो पहला RGB को बात करते हैं। RGB मीन्स रेड ग्रीन एंड ब्लू। रेड मीन्स रेड ग्रीन एंड ब्लू में इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाती है 255 255 एंड 255। इसमें हम देखेंगे कि रेड ग्रीन ब्लू में यहाँ से आप इसकी मदद से भी अगर आप वैल्यू चेंज करें तो यू कैन सी कि रेड ग्रीन एंड ब्लू की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो रही है। आपको इसे बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, यू कैन चेंज फ्रॉम हियर ऑल्सो डायरेक्टली। तो ये एक तरीका हो गया बाय यूजिंग द RGB वैल्यूज। दूसरा तरीका हो गया बाय यूजिंग द हेक्साडेसिमल वैल्यूज। अगर आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज का यूज करेंगे सो यू हैव टू अप्लाई अ हैश और उसके बाद 6 डिजिट में आप अपनी वैल्यूज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इफ आई चेंज द कलर सो ऑटोमेटिकली उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी चेंज हो रही है। हर एक कलर की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं HSL कलर की विच इज ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस कलर और इसमें एक सब पार्ट भी है HSLA। तो पहले HSL की बात करते हैं। ह्यू मीन्स आपकी डिग्री कितनी है कलर की यानी 0 से 360 डिग्रीज होती हैं। 0 या 360 जो होती है वो रेड की होती है, आई थिंक 120 ग्रीन की होती है और 240 ब्लू की होती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। बट
ह्यू इज बेसिकली योर डिग्री कि कलर की कितनी डिग्री है। सैचुरेशन इज बेसिकली इंटेंसिटी कि सैचुरेशन कितनी इंटेंस कलर आपको चाहिए। यहाँ पे 50% है। इफ आई कीप दिस एज 100% सो यू कैन सी कलर और भी ज्यादा इंटेंस हो गया है। इफ आई कीप दिस एज अगेन 50 सो यू कैन सी, सॉरी नॉट 550, सो आप देख सकते हैं ये कलर थोड़ा सा ज्यादा कम हो गया है, थोड़ा लाइट हो गया है। लाइट लाइटनेस को डिपेक्ट करता है एल, दैट इज लाइटनेस कितनी चाहिए आपको कलर में। ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड, अगर लाइटनेस को 0% कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, 10 कर देंगे तो ग्रेइश आएगा थोड़ा सा, या फिर अगर 100 कर देंगे तो बिल्कुल ही वाइट आ जाएगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं 50 रखने का, ताकि वो बिल्कुल डिस्टॉर्शन ना हो उसकी वजह से। अगर मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर ऐड कर दूं दैट इज ए, तो ये बन जाएगा एच एस एल ए, जहाँ पे ए का मतलब होता है एल्फा। एल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसपेरेंसी, कि आपको कितनी कलर में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपको ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, इस बार से भी आप देखिए कि जैसे जैसे हम ये अप डाउन कर रहे हैं वैसे वैसे ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज हो रही है। तो दिस आर द 4 मेथड जिसकी मदद से आप सी एस एस में कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे हमारा टास्क है कि हम एक वेब पेज को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दैट इज साइड बार में और मेन कंटेंट में। जैसा कि आपने बहुत सारे पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट का भी लेआउट डिजाइन देखा होगा कि एक उनका साइड बार होता है, एक मेन कंटेंट होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डिव बार ले लिए हैं, एक बड़े डिव के अंदर दो सेपरेट डिव बना लिए हैं, वन इज द साइड बार एंड वन इज फॉर मेन कंटेंट। तो साइड बार वाले कंटेंट को हमने अलग स्टाइलिंग और कंटेंट को अलग स्टाइलिंग दी है। बट उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि कंटेनर के अंदर ये दोनों चीज़ें कैसे डिस्प्ले होंगी। तो उन चीज़ों के लिए हमें पहले समझना होगा इन डिटेल कि डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। फ्लेक्स बॉक्स को पहले हमें अच्छे से समझना होगा, फ्लेक्स कंटेनर, फ्लेक्स आइटम, ये सारी चीज़ें, उसके बाद हम दोबारा इस वाले टास्क को अपना कंप्लीट करेंगे। तो फ्लेक्स बॉक्स क्या है बेसिकली, अब देखने जा रहे हैं इसको। यहाँ पे मान लीजिए ये जो पोर्शन है ये तब का है जब हमने कोई भी फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी है। इसमें क्या हमने कर रखा है, एक हमने सिंपल सा एक कंटेनर यहाँ पे बनाया है और उस कंटेनर में हमने चार यहाँ पे चीजें अप्लाई करी हुई हैं, चार बॉक्सेस हमने इनसाइड दिस कंटेनर बना रखे हैं, दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास चार कंटेनर बन के तैयार हो गए। अभी तक कोई भी फ्लेक्स प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये चारों के चारों डिव हैं, तो ये अपनी एक सेपरेट लाइन को ऑक्यूपाई करेंगे, मतलब ये विड्थ भी पूरी ऑक्यूपाई करेगा, ये भी पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा, एंड सिमिलरली इसलिए ये चारों के चारों एक सेपरेट लाइन में यहाँ पे हमें दिखते हैं। जैसे ही हम इस वाले मॉडल पे डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये चारों बॉक्स कुछ ऐसे अलाइन हो जाएंगे इन अ सिंगल लाइन, और इनकी जो ऑटोमेटिक डायरेक्शन होती है वो होती है फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ये डिफ़ॉल्ट तरीके से ही अप्लाई होती है। इसको अगर आप नहीं भी लिखेंगे, इफ़ यू कमेंट दिस पार्ट ऑल्सो, देन ऑल्सो द आउटपुट विल बी सेम, क्योंकि डिस्प्ले फ्लेक्स करने का मतलब ही है कि आप ये ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं दैट यू वांट टू अलाइन ऑल दीज कंटेनर अलोंग द मेन एक्सिस। ये ऑटोमेटिकली मेन एक्सिस के थ्रू अप्लाई होते हैं। देखिए फ्लेक्स बॉक्स में ना दो अलाइनमेंट्स होते हैं, एक होता है मेन एक्सिस का अलाइनमेंट और एक होता है क्रॉस एक्सिस का अलाइनमेंट जो होता है वर्टिकल। तो ऑटोमेटिकली मेन एक्सिस के थ्रू ही ये चारों बॉक्सेस क्या होते हैं, अलाइन होते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन इज कॉलम, तो आप गेस कर सकते हैं कि आउटपुट दोबारा से यही आ जाएगा, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि कॉलम में तो ये ऑलरेडी अप्लाइड थे, लेकिन हमने रो को जब यहाँ पे मेंशन करा डिस्प्ले फ्लेक्स से, तो ये ऑटोमेटिकली किस में अरेंज हो गए, एक के बाद एक इन अ सिंगल लाइन ये अरेंज हो गए इन अ रो। अगर मैं चाहता हूँ कि ये रो रिवर्स के थ्रू अप्लाई हो, तो वो भी बात हम कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन हम दे देते हैं रो रिवर्स, और रो रिवर्स में क्या होगा कि यह आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन था, तो ब्राउन अब यहाँ पे आ जाएगा, एंड सिमिलरली ये सारी जो चीज़ें हैं वो अलाइनमेंट अब लेफ्ट की बजाय राइट अलाइनमेंट हो जाएगा इसका, और ये पूरी जो रो है वो रिवर्स हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्लेक्स की एक और प्रॉपर्टी की, दैट इज फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप क्या करेगा? अब आप ये समझिए इसको समझने से पहले कि ये जो अभी तक हम अलाइनमेंट कर रहे थे, अगर इसको हम डिफरेंट डिफरेंट वेरियस स्क्रीन्स पे देखें, जैसे टैबलेट या लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन का साइज चेंज होगा। मान लीजिए ये जो व्यू है ये हमें एक लैपटॉप की स्क्रीन पे देखने को मिलता है, तो फिर क्या होगा?
जैसे ही हम इसे टैबलेट या फ़ोन की एक छोटी स्क्रीन पर ट्रांसफ़र करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये बॉक्सेस ऑटोमैटिकली स्क्वीज़ होने लगेंगे, अगर एक बार ये वाली जितनी भी स्पेस है वो ख़त्म होती है तो। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे बॉक्सेस का जो साइज़ है, मान लीजिए 200 पिक्सेल्स इसे दे रखा है, तो इसको हम नहीं चाहते कि इस पर्टिकुलर बॉक्स की डायमेंशन स्क्वीज़ हो, तो फिर हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, फ्लेक्स रैप इज़ रैप। तो यानी फ्लेक्स रैप रैप को करके हम ये जस्टिफाई ये इंश्योर करेंगे कि जब हमारी स्क्रीन यहाँ से स्क्वीज हो तो फिर उस केस में हमारा ये एक भी कंटेनर स्क्वीज नहीं होना चाहिए, उसकी जो डायमेंशन है वो एज इट इज अप्लाई होनी चाहिए। बस कंडीशन ये है कि जब तक अवेलेबल स्पेस है तब तक नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए हमारे ये जो आउटर फ्लेक्स कंटेनर है, इसकी ही विड्थ हमारे पास इतनी सी हो जाती है, तो उस केस में ये तो स्क्वीज ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे, लेकिन जब तक स्पेस बाकी होती है तब तक ऐसे ये स्क्वीज ना हो। तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं फ्लेक्स रैप। अगर आप यहाँ देखें तो अगर हमें इसी रैपिंग को रिवर्स करना है तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बाय यूजिंग द रैप रिवर्स। अगर हम ये इस्तेमाल करते हैं तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी तक केवल ब्राउन वाला बॉक्स जो था वो पहले नीचे जा रहा था, फिर येलो वाला जाएगा, फिर ब्लू वाला जाएगा। लेकिन अगर आप इस रैपिंग के रिवर्स को ऑर्डर करना चाहते हैं कि जब स्क्वीजिंग हो तब हमारा ब्राउन ऊपर ही रहे, बाकी सारे नीचे जाएं, उसके बाद ये भी चीज़ आपके पास पॉसिबल है। तो ये वाली चीज़ भी आपके पास पॉसिबल है बाय यूजिंग द रैप रिवर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लेक्स कंटेनर एंड फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए। दैट कोड जहाँ पे हम साइड बार और मेन कंटेंट एरिया को सेपरेट कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हमने कंटेनर को डिस्प्ले दिया है फ्लेक्स, और उसके बाद साइड बार पे हमने स्टाइलिंग अप्लाई करी है, उसकी विड्थ हमने 25% दी है, बैकग्राउंड कलर और हाइट दी है 100 वीएच। वीएच भी एक तरीका है हाइट विड्थ को स्पेसिफाई करने का। वीएच की फुल फॉर्म है व्यू पोर्ट हाइट, और ये सिमिलर होता है परसेंटेज के, लाइक 10 वीएच को आप समझ सकते हैं 10% के, ऐसे 100 वीएच को आप समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 100% के। कंटेंट में भी स्टाइलिंग सेम अप्लाई करी है, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर और विड्थ, और इसका अब हम आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ये बहुत बड़ा वाला जो कंटेनर है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लेक्स कंटेनर, जिसके अंदर आपके दो डिव एलिमेंट थे, पहला साइड बार और दूसरा मेन कंटेंट एरिया। तो इसको आपने जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स करा, ये ऑटोमेटिकली मेन एक्सेस के थ्रू यहाँ पे अलाइन हो गए हैं। साइड बार की अपनी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, मेन कंटेंट बार की अपनी प्रॉपर्टीज एंड स्टाइलिंग्स अप्लाई हो गई हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पेज को इन बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन की मदद से आप बहुत आसानी से लेआउट डिजाइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। टॉपिक्स रह गए हैं जिसको हम अभी कवर करते हैं। फर्स्ट वन इज द सीएसएस पोजीशनिंग, कि हर एक एलिमेंट की पोजीशनिंग कैसे हो रही है। पोजीशनिंग बेसिकली 5 टाइप की होती है, दैट इज द स्टैटिक पोजीशनिंग, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। स्टैटिक पोजीशनिंग डिफ़ॉल्ट पोजीशनिंग ही है सारे एलिमेंट्स की, तो इसमें हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ पोजीशनड होता है हमारा एलिमेंट। रिलेटिव पोजीशनिंग में क्या होता है, जहाँ पे भी उस एलिमेंट की नॉर्मल पोजीशनिंग है, उसके रिलेटिव में लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम वो आराम से मूव करेगा, एडजस्ट करेगा अपनी पोजीशन को, तो दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव पोजीशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग में एक यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि जो एलिमेंट होगा जिसको आप एब्सोल्यूट पोजीशन करेंगे, वो अपने नियरेस्ट पोजीशन एंसिस्टर के अकॉर्डिंग ही पोजीशनिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक एलिमेंट है दैट इज इनसाइड अ बिग डिव कंटेनर, तो उसको अगर आप पोजीशनिंग देंगे तो उसके साथ साथ आपको उसके इमीडिएट एंसिस्टर यानी उसके पेरेंट डिव कंटेनर को भी आपको एक पोजीशनिंग देनी पड़ेगी, दैट इज ऑफ रिलेटिव। अगर आप उसके पेरेंट को रिलेटिव पोजीशन नहीं देंगे तो वो अपने व्यू पोर्ट यानी इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक जो भी होगा, जो हमारी जनरली स्क्रीन होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा। सो दैट इज द मेन कंसेप्ट इन एब्सोल्यूट पोजीशनिंग, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिक्स्ड पोजीशनिंग क्या होती है, फिक्स्ड पोजीशनिंग में एलिमेंट जो होते हैं वो रिलेटिव पोजीशनड होते हैं, लेकिन जब भी पेज स्क्रॉल होता है तब वो एलिमेंट मूव नहीं होगा। स्टिकी पोजीशनिंग में भी यही है, जब भी वो एलिमेंट मूव होता है, मतलब सॉरी, जो पेज जब भी स्क्रॉल होता है तब वो एलिमेंट मूव नहीं होगा। तो फिर दोनों में क्या डिफरेंस है फिक्स्ड और स्टिकी में? केवल यही डिफरेंस है कि फिक्स्ड पोजीशनिंग
केवल फिक्स हो गया एक जगह, मतलब पूरे एंटायर ड्यूरेशन में वो पेज के साथ स्क्रॉल नहीं करेगा। लेकिन स्टिकी पोजीशनिंग, जैसे ही उसका पेरेंट डिव कंटेनर खत्म होगा, उसकी पोजीशन अपने आप रिलेटिव हो जाएगी। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज स्प्राइट्स। इमेज स्प्राइट्स क्या होता है? ये टेक्निक है जो हमारे HTTP रिक्वेस्ट को कम करने के लिए यूज होती है। जैसे एक वेब पेज पे बहुत सारी इमेजेस होती हैं, उन इमेजेस को एक साथ लोड करना, मल्टीपल इंडिविजुअल इमेजेस को लोड करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और उसकी वजह से हमारा पूरा HTML का पेज लोड भी नहीं हो पाता है। तो उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करा कंसेप्ट ऑफ इमेज स्प्राइट्स, जिसमें हम एक सिंगल इमेज फाइल में ही सारी फाइल्स को रख देंगे, इमेजेस को, और CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी की हेल्प से एक एक इमेज को डिस्प्ले करेंगे। इसका बस डिसएडवांटेज यही हो सकता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इमेज किस पोजीशन से शुरू हो रही है और किस पोजीशन पे खत्म हो रही है। उसके अकॉर्डिंग ही हम उस पे CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और बाकी सारे पोर्शन को डिस्प्ले नन कर पाएंगे। बेनिफिट्स क्या क्या है? नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट कम कर देता है, परफॉर्मेंस बढ़ती है उससे ज़्यादा, और जो फाइल्स होती है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। इतनी सारी हमें इमेजेस फाइल को मेंटेन नहीं करना पड़ता, केवल एक सिंगल इमेज फाइल होती है तो उसको इजीली हम मेंटेन कर पाते हैं। सो विद दिस आपका यूनिट 2 का वन शॉट खत्म होता है। ऑल टॉपिक्स रिलेटेड टू द CSS आर कवर्ड इन दिस वीडियो। Thanks for watching this video, and till then, keep studying, keep smiling. Thank you.